देखिए दोस्तों, यह जो पूरा प्रश्नोत्तर है इसमें इसको जो है अभी कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड किया गया था और इसमें जो है मैप को आपको नहीं करवाया गया था। तो मैंने बोला था कि मैप आप लोग खुद से देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो मैप को खुद से नहीं देखते हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट लगना है, आइए देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, इसको मैं पहले ही एडिट कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले उत्तर पश्चिम में बसा है कम्बोज। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि इन 16 महाजनपदों के बारे में जो बात हुई है वह जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र। इसके अलावा 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। इन सभी में इन तीनों ग्रंथों में हमको जो है इन 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम मैप से संबंधित बात करने के लिए इकट्ठा हुए। तो देखिए, कम्बोज जो है वह सबसे उत्तर पश्चिम में बसा था। इसकी जो राजधानी थी वह राजपुर या फिर हाटक है। कम्बोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक। ठीक है, उसके दक्षिण में बसा है गंधार और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, चलिए, यह तो हो गई बात उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण के 2 राज्यों के बारे में। अब बात करते हैं जो मुख्य भूमि पे भारत के थे उनके नाम देखें। तो देखिए, कुरु महाजनपद सबसे उत्तर में बसा हुआ था और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद कुरु के पूर्व में था पांचाल राज्य और पांचाल की जो राजधानी थी वह थी 2 भागों में थी। पांचाल की राजधानी 2 थी। ठीक है, पांचाल 2 राज्यों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपका अहिछत्र और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी कामपिल्य। ठीक है, कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य और उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल के और पूर्व में बसा था कोसल राज्य और कोसल राज्य की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती। कोसल राज्य के पूर्व में आप और थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पर हमको मल्लगढ़ राज्य देखने को मिलेगा और मल्लगढ़ राज्य भी 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसकी भी 2 राजधानियाँ थी। एक थी कुशीनगर और दूसरी थी पावा। ठीक है, मल्लगढ़ राज्य के प्रथम भाग की राजधानी थी कुशीनगर और द्वितीय भाग की राजधानी थी पावा। मल्लगढ़ राज्य से और पूर्व में जाएंगे तो हमको वज्जी संघ देखने को मिलेगा, या फिर थोड़ा सा पहले वज्जी संघ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसे क्रम में चलते हैं तो ठीक रहेगा, इस प्रकार के क्रम में चलते हैं तो ठीक रहेगा। मल्लगढ़ राज्य के और पूर्व में जाएंगे तो हमको मिलेगा वज्जी संघ और वज्जी संघ की जो राजधानी थी वह थी वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अंग की। अंग जो है सबसे पूर्व में बसा हुआ महाजनपद था और इसकी राजधानी थी चंपा। अंग के पश्चिम में बसा था मगध और मगध की 2 राजधानियां थी। एक तो थी राजधानी इसकी राजगृह, जिसे हम एक अन्य नाम क्या कहते हैं, गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मगध की एक अन्य राजधानी बाद में उदयन द्वारा बनाई और बसाई गई थी, उसका नाम था पाटलिपुत्र। यह गंगा और सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम तट पर स्थित था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट बात करते हैं काशी की। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। मल्ल की बात हो चुकी है हमारी। इसके बाद बात करते हैं वत्स की। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, यह इलाहाबाद का जो कौशाम्बी क्षेत्र है वह थी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद और पूर्व में और पश्चिम में चलते हैं तो चैत्य आता है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग चेदी या फिर चेती। ठीक है, चेदी या फिर चेती। इसकी राजधानी थी सोत्थिवती या कहीं कहीं पर आपको सुक्तिमती भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सुक्तिमती लिखा हुआ मिल जाएगा। सोत्थिवती या सुक्तिवती जो थी वह चेदी या चेदी या यह चेदी भी लिखा है कहीं कहीं पर। ठीक है, चेदी या चेती वंश की जो राजधानी थी वह थी सोक्थी या फिर सुक्तिमती। यह आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट चेदी राज्य के और पूर्व में जाएंगे तो आपको अवंती महाजनपद देखने को मिलेगा और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी आपकी 2 भागों में थी अवंती राज्य की राजधानी। देखिए, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, वो बाहुबली वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मत्स्य की। ठीक है, मत्स्य जो कि यह अवंती राज्य के उत्तर में बसा हुआ था और मत्स्य की जो राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर।
इसके बाद बात करते हैं विराटनगर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के क्षेत्र में आपको मत्स्य महाजनपद देखने को मिलेगा, ठीक है, अलवर भरतपुर के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, मत्स्य के और उत्तर में जाएंगे तो हमको जो है सूरसेन राज्य देखने को मिलेगा, और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी मथुरा, ठीक है। यह तो हो गई सारी बातें। और सबसे अंतिम या सबसे जो दक्षिण में महाजनपद था वह था अस्मक या फिर अस्सका, अस्मक बोलते हैं इसको हिंदी में, अस्मक राज्य था। और अस्मक की जो राजधानी थी वह थी पोतना। कहीं पर आपको पोतना लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको पोटली लिखा हुआ मिलेगा, तो कहीं कहीं पर आपको प्रतिष्ठान भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यह सभी जो है यह अस्मक राज्य की राजधानी थी और यह दक्षिण मात्र का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। तो फिलहाल आगे आप लोग प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए प्रश्नों को देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। और अपने इस लेक्चर सीरीज में हमने अब तक जो है 3 चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे ताकि जो है क्वेश्चन सारे के सारे या पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाया जा सके। ऐसा पूरा प्रयास भी होगा कि एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा का पूरा लेक्चर लगातार देखिएगा, कहीं से भी मिस मत करिएगा। एक बार में ना देख सके तो 2 बार में देखिएगा, लेकिन पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करिएगा। और एक छोटा सा काम आप लोगों को और करना है, वह यह कि अपने गूगल मैप में जाइएगा और 600 BC का एक मैप सर्च करके सभी जनपदार्थ को देख लीजिएगा, भारत में जो भी जनपद हैं उनको। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने तो दिक्कत होगी कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए या फिर उनकी राजधानियों के क्रम को लगाइए। तो इनको आप जो है मैप से देख लीजिएगा एक बार। मैंने सोचा था कि मैं करवाऊँगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, आप लोग इतना काम कर सकते हैं। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं पहले प्रश्न को, शुरुआत करते हैं। और थोड़ा यार नहीं बोलते हैं या कभी कभी बोलते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से ध्यान रखिए और लाइक करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, सभी जनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। बी, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। सी, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। डी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में बात की गई, बाकी सभी गलत हैं। देखिए, कुछ जनपदों में जो है वह राजतंत्री शासन था और कुछ जनपदों में जो है वह गणतंत्री शासन था, ठीक है। गणतंत्री यानी अल्पतंत्री भी आप लोग उसे बोल सकते हैं, मतलब कुछ लोग मिल करके समूह में शासन करते थे। इसके अलावा जो ज़्यादातर जनपद थे वे जो है राजतंत्रीय थे। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, सभी जनपद पूर्वी भारत में नहीं अवस्थित थे। एक जनपद था अस्मक, वह जो है आपका दक्षिण भारत में स्थित था। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपका पश्चिमी भारत में भी मत्स्य जनपद अवस्थित था। आप मैप में देख रहे होंगे या देख लिया होगा अब तक आपने। और नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, तो ऐसा नहीं था, महाजनपदों के पास भी सेना थी, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है किन किन बौद्ध और जैन ग्रंथों के बारे में बात की गई है। देखिए, महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वह 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ठीक है, 2 बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके अलावा इनके पास अपनी सेना होती थी। अस्मक महाजनपद था वह दक्षिण भारत में अवस्थित था, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाजनपद था अस्मक जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था, यह भी जानते रहिए। इसकी राजधानी जो है वह कहीं कहीं पर आपको प्रतिष्ठान लिखी हुई मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको पैठनपुर मिलेगी लिखी हुई, ठीक है, पैठनपुर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी एक अन्य जो था मत्स्य महाजनपद, यह पश्चिमी भारत में अवस्थित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एक्सप्लेनेशन को देखते हुए ही आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद या जो बड़े राज्य थे उनके निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। दूसरा, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। लोहे का काफ़ी भारी मात्रा में प्रयोग होने लगा था, ठीक है, और नए नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अन्न का उत्पादन भी होने लगा था। इस कारण नए नए जनपदों का निर्माण होना संभव हो सका, या फिर नए नए जनपद जो है वह बन सके। देखिए, खेती के लिए नए औजार और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। इसलिए राजा अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अनाज को जमा कर सकता था, ठीक है। यह तो एक रीजन हुआ। अब इसी से संबंधित, इसी से मिला जुला समझने का प्रयास करिए। भौतिक लाभ के कारण किसानों को अपनी ज़मीन से लगाव होना स्वाभाविक हो गया था, और साथ ही साथ अब उनको और ज़मीन चाहिए थी, तो वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों की भी ज़मीन हड़प करके फैलने लगे, ठीक है। इस कारण जनपदों के बीच युद्ध भी हमको कई बार देखने को मिला है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। आइए यहाँ देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम के ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए अंग, इसको तो आप ही पढ़िए, आपको पता है इस तरह के प्रश्नों को मैं नहीं पढ़ता हूँ। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके सारे आंसर पढ़ लीजिए, विकल्प जो है आप पढ़ लीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पूर्व में जो था वह अंग था। अंग के पश्चिम में मगध, मगध के पश्चिम में काशी, और काशी के पश्चिम में कोसल, और कोसल के पश्चिम में मत्स्य था, ठीक है। मत्स्य सबसे पश्चिम में था, ध्यान रखिएगा आप लोग, राजस्थान के पास था यह मत्स्य महाजनपद। देखिए, पूर्व से शुरू करने पे सबसे पहले अंग जनपद था, जो कि आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले के पास पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मगध जनपद, जो कि आधुनिक पटना और गया जिले के बीच पड़ता है, ठीक, और साथ ही साथ शाहाबाद का भी कुछ हिस्सा मगध जनपद में आता है। उसके बाद काशी जनपद तथा उसके पश्चिम में कोसल जनपद था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था, और सबसे पश्चिम में था मत्स्य महाजनपद। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तरफ जो है महाजनपदों की सूची दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियों की सूची दी हुई है, और आपको सुमेलित करवाना है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से सूचियों को सुमेलित करवा लीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, अंग की राजधानी जो थी वह थी चंपा। मगध की राजधानी थी, बताइए, मगध की राजधानी थी श्रावस्ती नहीं, राजगीर थी ना मगध की राजधानी, तो एक सेकंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अंग की राजधानी जो थी वह थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगीर, काशी की राजधानी थी वाराणसी, और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे दिया भी हुआ है। अंग की जो राजधानी थी वह थी चंपा, मगध की राजगीर, काशी की वाराणसी, और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट बताइए, पूछा जा रहा है कि बिंबसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। बी, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। सी, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। डी, उसने राजवैद्य जीवक को अवंतीराज चंडप्रदोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। आपको बताना है कि कौन सा बिंबसार के संबंध में कथन जो है वह गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यह गलत है। देखिए, जो बिंबसार था ना, उसने विवाहों के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। पहली चीज़ तो यह जान लीजिए आप लोग, उसने जो है कुल मिलाकर के 3 विवाह किए थे। तो इसमें जो उसकी पहली पत्नी थी वह जो है प्रसेनजीत की बहन थी और कोसल राज की पुत्री थी, ठीक है। बस इतना इसमें गलत है, बाकी अन्य तीनों कथन सही है, ठीक है। प्रसेनजीत की बहन थी और कोसल राज की पुत्री थी। देखिए यहाँ पर बिंबसार की पहली पत्नी कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरा, बिंबसार ने वैवाहिक संबंधों से ही अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उसने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह उसने काशी के पहले विवाह में उसको दहेज के स्वरूप काशी ग्राम मिला था, और कोसल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई थी। दूसरा विवाह या दूसरी जो पत्नी थी वह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, ठीक है। जो अजातशत्रु था वह बिंबसार का पुत्र था और बिंबसार की दूसरी पत्नी का पुत्र था, ठीक है।
और तीसरी रानी जो थी वह पंजाब के मद्रकुल के प्रधान की पुत्री थी। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आता है इन दोनों से, ठीक है, राजकुमारी चिलन्ना और रानी मद्रकुल की जो रानी थी उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस की परीक्षाओं में कि बिंबिसार की जो तीसरी पत्नी थी वह किस कुल की रानी थी या राजकुमारी थी, ऐसे प्रश्न आता है। राजकुमारी आता है, रानी नहीं। किस कुल से संबंधित थी या किस कुल की राजकुमारी थी, तो आपको वहाँ आंसर देना है पंजाब के मद्रकुल की, ठीक है। चलिए देखिए, बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था और सबसे अंत में उसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंतीराज चंद्रप्रदूत महासेन के पीलिया रोग हो जाने पर इलाज के लिए उज्जैन भी भेजा था। इससे क्या हुआ, अवंती और मगध के बीच दोस्ती हो गई थी। बिंबिसार कहाँ का राजा था, शासक था, तो मगध का। आपको सुमेलित करवाना है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राजधानी। वीडियो को पॉज करके बताइए कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मल्ल की जो राजधानी थी वह थी कुशीनारा, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा थी। इसके अलावा वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि यहाँ विकल्प में नहीं है, और लिच्छवी की राजधानी थी, बताइए, वैशाली, ठीक है। चलिए, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, अच्छा ये बता दीजिए। श्रावस्ती जो राजधानी थी वह थी कोसल की, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। श्रावस्ती जो है वह कोसल राज्य की राजधानी थी और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। दूसरा, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बना था और उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या कर दी गई थी उसके पुत्र उदयन के द्वारा और वह राजा बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पहले अजातशत्रु के बारे में जानते रहिए, आगे उदयन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बिंबिसार ने अजातशत्रु को राजा नहीं बनाया था, जब बल्कि जो है अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और उसके बाद वह स्वयं राजा बन गया था, ठीक है। पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, ठीक। चलिए देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया। अजातशत्रु ने राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी। उसने अपने समय में काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। दूसरा, एकराट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। तीसरा, शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तीन के तीनों ही कथन जो है वह सही दिए हुए हैं। देखिए, उदयन जो है अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बनता है। इसने अपने पिता यानी उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। उदयन के द्वारा ही पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया गया था, ठीक है। देखिए, मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ, ठीक। नंद वंश के महापद्मनंद ने कलिंग को जीत करके मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जिन की मूर्ति भी उठा लाया, ठीक। किसने, महापद्मनंद ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उसने एक विजय स्मारक का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ वह कलिंग से एक जिन की मूर्ति भी उठा लाया था और इस विजय के कारण महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य को मगध में मिला लिया गया था, ठीक है। इसके बाद ही मगध और अवंती के बीच जो 100 साल पुरानी शत्रुता चली आ रही थी उसका अंत भी हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा, देखिए पहले ही आपको शुरू में बता दिया, मैप से लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे हिस्ट्री में, ठीक है।
और इन शासकों के क्रम को भी देख लीजिएगा कि पहले हर्यक कुल आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर जो है नंद वंश आया। इस तरीके से कुलों के क्रम को भी आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे और प्रश्न यहीं से आपको कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? ए अवंती, बी मगध, सी कलिंग या फिर डी लिच्छवी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मगध। देखिए, मगध ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ था, ऐसी राजधानी थी उसकी कि वहाँ से हाथियाँ जो है नज़दीक के जंगलों से उसको मिल जाती थी। ठीक है, तो मगध राज्य द्वारा ही सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, युद्ध के लिए। चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए हर्यक वंश, बी इसके तो आप पढ़ेंगे ना, ये कंफ्यूज कर दूंगा मैं पढ़ूंगा तो। चलिए वीडियो पॉज करके अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहले, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश और फिर सबसे अंत में मौर्य वंश शासक बनता है मगध साम्राज्य का। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में एक पूरा का पूरा अलग से हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। दूसरा, यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। तीसरा, इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। थोड़ा सा आराम से और रिलैक्स होकर के इसको समझते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य के पास लोहे के भंडार तो थे, ठीक है, और जिसके कारण वे प्रभावशाली हथियार बना सके और इन्हीं प्रभावशाली हथियारों से उन्होंने क्या किया, अपने विरोधियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, मगध राज्य जो था वो मध्य गंगा के मैदान के बीचों बीच में पड़ता था। इस कारण यहाँ पर जो उर्वरक प्रदेश था उसके जंगलों को साफ करके कृषि की जाने लगी। भारी वर्षा का क्षेत्र भी था, इसलिए सिंचाई के बिना भी अच्छी अनाज पैदा हो जाती थी। ठीक है, अभी भी जो मध्य गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है, आपको भी पता है अच्छे से। ठीक है, तो अनाज भी अच्छी खासी पैदा हो जाती थी बिना किसी अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था किए। ठीक, परिणामतः क्या हुआ, किसानों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा किया और भरण पोषण के बाद भी किसानों के पास अत्यधिक अनाज बच जाता था, जिसका वहाँ का शासक जो है वह कर के रूप में एकत्रीकरण कर लेता था। अब जब शासक के पास अतिरिक्त चीज़ें आ गई हैं तो वह अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च पर उन्हें खर्च कर सकता है ना आसानी से, या फिर लगा सकता है लागत के रूप में प्रशासन और सैनिकों पर। ठीक है, अब बात करते हैं मगध की दोनों राजधानियों के बारे में। मगध की एक राजधानी थी राजगीर और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजगीर की। तो राजगीर जो है वह 5 पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, इसीलिए वह दुर्भेद्य था। बीच में राजगीर, इसके 5 तरफ पहाड़ियाँ। ठीक, तो अब यहाँ पर हमला करना या फिर इसको जो है नष्ट करना काफ़ी दुष्कर हो गया। तो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य नगर हो गया था। और दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वह केंद्र भाग में थी और सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित कर पाते थे लोग। यह स्टेटमेंट आप बिल्कुल मत याद रखिएगा, तब भी काम चलेगा। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र की जो विशेषता थी वह जल दुर्ग के अंतर्गत था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी वह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है, सोन और गंगा नदियाँ इसको पश्चिम और उत्तर में घेरे हुए थे। जैसे मान लीजिए यह पाटलिपुत्र है तो इधर इसके होंगे गंगा, इधर इसके हो गया सोन, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, फिर तो पुनपुन इसको यानी कि जो गंडक नदी थी इसको दक्षिण और पूर्व की तरफ से घेरे हुए थी। तो यह एक जल दुर्ग के अंतर आ गया। पाटलिपुत्र भी, यह भी सुरक्षित हो गया। एक तरफ था पहाड़ियों का दुर्ग, एक तरफ था नदियों का दुर्ग, और इनको पार करना उस समय के लिए उतना आसान नहीं था। ठीक है,
तो इस कारण भी जो मगध साम्राज्य था वह अत्यधिक शक्ति संचय कर सकता था अपने पास। या भाई वह तो सुरक्षित ही है, उसको तो अब दूसरों पर हमला करना है ना, उसको अपनी सुरक्षा पर कम इन्वेस्ट करना रहा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ राजा हैं और दूसरी तरफ जनपद या फिर राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। वीडियो को पॉज करिए और सही से सुमेलित करके बताइए। चल, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और तीसरा। प्रसेनजीत जो था वह कहाँ का राजा था? कोसल का ना। बात हुई ना, प्रसेनजीत की बहन से विवाह हुआ था इसका, बिंबसार का। कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन उसकी पहली पत्नी थी किसकी? बिंबसार की। ठीक है। दूसरी पत्नी बताइए। दूसरी पत्नी जो थी वह वैशाली की एक लिच्छवी राजकुमारी थी और पत्नी का नाम था चिलन्ना, जिससे उसका एक पुत्र उत्पन्न होता है अजातशत्रु। ठीक है। तीसरी पत्नी जो बिंबसार की थी वह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, तो फिर से रिवीजन हो गया, अच्छी बात है। चलिए देखिए, चंद्रप्रदूत जो था वह अवंती नरेश या अवंती का राजा था। प्रसेनजीत बाद में कोसल का राजा बनता है और अजातशत्रु वह मगध का शासक था। नेक्स्ट यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड का आरंभ काल है। दूसरा, यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। तीसरा, इस काल में पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास: ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पक्की ईंटें जब भी आएंगी तब आप छठी शताब्दी को गलत कर दीजिएगा। एक चीज़ आप पकड़ के चल दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वहाँ पर हमको मिल गया था ना सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर, घोड़ा, लोहा, यह जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर आंसर गलत, वह विकल्प गलत। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर मिल गया हमको। ठीक है, पक्की ईंटें आ जाए तो आंसर गलत। अभी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, मत परेशान होइए। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह उत्तरी काला पालिश मृदभांड अवस्था का आरंभ काल था। याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड या मिट्टी के बर्तनों के आरंभिक काल था, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। ठीक है, इसकी बनावट उत्कृष्ट कोट की होती थी तथा यह बहुत ही चिकना और चमकीला होता था। और इस समय में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई और इसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया। ठीक है, गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत का कारण था लोहे का आ जाना। लोहा आ गया तो लोग जुताई करना जो है वह लोगों के लिए आसान हो गया। ठीक है, चल, तो छल्लेदार कुओं का प्रयोग तो हमको देखने को मिलता था, लेकिन पकी ईंटों का प्रयोग हमको नहीं मिलता था। ईसा पूर्व तीसरी सदी में हमको पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिला था, न कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइए, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं यानी ईसा से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा पूर्व की बात यानी कि यहाँ पर हम चल रहे हैं माइनस में, -6 -3 में जो है वह आया था पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग। पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग। अब इसके ऊपर ना पहले -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, उसके बाद ना -3 आएगा, है कि नहीं, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, इसके बारे में हमारी बातें हुई हैं। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। दूसरा, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। तीसरा, इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। वाणिक यानी व्यापारी आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके का था व्यापारी। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें व्यापारियों और शिल्पियों या फिर वणिकों और शिल्पियों ने अपने अपने नेतृत्व में श्रेणियां बना करके संगठित होना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस काल में हमको लगभग 18 श्रेणियों का उल्लेख देखने को मिला है, लेकिन विशेष रूप से जो श्रेणियां थी उनमें लुहारों, बढ़ई, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणियां थी। ठीक, इतनी तो बातें हो गई। 18 श्रेणियां आप लोग याद रखिएगा। श्रेणियां एक प्रकार का संगठन होता है, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि व्यापारी संघ बना लिया, व्यापारियों का अलग संगठन है। ठीक है, जैसे आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ के उस क्षेत्र के बाजार का व्यापारियों का संघ हो गया, दूसरे क्षेत्र में घूमने गए तो उस क्षेत्र के व्यापारियों का संघ आपको देखने को मिलता है। नहीं डिसाइड हो जाता है कि हम भैया बुधवार को बंद रखेंगे, इन्होंने कहा हम रविवार को बंद रखेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें, श्रेणियों को आप लोग सामान्यीकृत करते हुए ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि उस समय उनके पास अधिकार ज़्यादा थे। कुछ कुछ श्रेणियाँ जो है वह न्यायिक अधिकार भी रखती थी। सामान्यतया जो थी वह अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थी। ठीक है, सभी पर नहीं, अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी रखती थी श्रेणियाँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। देखिए, वाराणसी व्यापार का केंद्र था। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकल करके कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गए थे। इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों का चलन आरंभ हुआ था। -6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं सदी ईसा पूर्व में सबसे पहले चांदी के सिक्कों का चलन आरंभ हो गया था। ठीक है, और मुख्यतः ये चांदी के सिक्के होते थे, यद्यपि कुछ तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। ठीक है, और ये सिक्के क्या कहलाते थे, तो आहत मुद्रा या फिर पंचमार्ग कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिले, ये मौर्य काल में देखने को हमको मिले थे। ठीक है, पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के। चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। बी, पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। सी, भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। और डी, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह कथन गलत है। ठीक है, शतमान एक प्रकार से सिक्कों को बोला जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। देखिए, वैदिक ग्रंथों में शतमान और निष्क जो वस्तुतः एक अलंकरण थे, मुद्रा के नाम माने जाते हैं। कौन क्या, शतमान और निष्क। ठीक है, पाली ग्रंथ कौन से हैं, तो बौद्ध ग्रंथों को पाली ग्रंथ कहा जाता है। सामान्यतया जो बौद्ध ग्रंथ है उनको पाली ग्रंथ कहा जाता है। या पाली ग्रंथ जो है बुद्ध धर्म की थेरवाद संप्रदाय में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और थेरवाद कहाँ पर है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म का थेरवाद संप्रदाय है वह आपको श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस आदि जगहों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका मानना क्या था थेरवाद का, तो थेरवाद मानते थे कि आत्म संयम या फिर स्वयं के प्रयासों से आत्ममुक्ति को प्राप्त करना, यह इनका प्रमुख विचार था। ठीक है, आप अपने प्रयास से आत्ममुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अपना प्रयास कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो वो तो बात ही हो गई थेरवाद की या फिर बौद्ध संप्रदाय के एक उप संप्रदाय की। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पाली ग्रंथों में गांवों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार के सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक थी। दूसरे प्रकार में उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कहते थे। ये गांवों को नगरों से जोड़ते थे। और तीसरे प्रकार में सीमांत ग्राम आते थे जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे थे। अब इन्हें ऐसे समझिए, थोड़ा और सिंपल करके। एक गांव था, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका गांव है ए। ठीक, ये हो गया पहले प्रकार का गांव। ठीक है, ये आपका गांव है, इसमें कई समुदाय के लोग रहते हैं। यह ए प्रकार का गांव हो गया। दूसरे प्रकार का क्या गांव है, उपनगरी गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कहते थे। ये हो गया आपके गांव से जुड़ा हुआ एक कस्बाई इलाका, कस्बा इसे बोल दीजिए, एक कस्बाई इलाका हो गया। ठीक है, इसके बाद शहर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शहर या फिर सिटी जो है वह शुरू हो जाएगी। ये क्या थे, कस्बा और शहर के बीच का गांव और शहर के बीच का एक गांव था जो कि कस्बा था। यह दूसरे प्रकार का गांव ही है आज भी और उस समय भी रहा करता था। अब एक इन्होंने तीसरे प्रकार का गांव बताया जो कि जंगलों के समीप रहते थे। यह मान लीजिए तीसरे प्रकार का यह गांव है सी, और यह जंगलों के समीप है, सीमांत गांव है। बस
इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए भोजक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भोजक जो है वह पहले प्रकार का गांव, यानी कि आपके गांव का गांव का जो मुखिया है वह था भोजक, ठीक है। और किसान अपनी उपज का 6वां भाग राजांश के रूप में देते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी ही किया करते थे। वही इसके बारे में क्या बात की जाए, 1/6 लगता था, ठीक है। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला, महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। दूसरा, शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूलते थे। तीसरा, बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल पहला कथन सही है। महामात्र जो है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक उच्च कोटि का अधिकारी होता था। महामात्र मंत्री, सेना नायक, न्याय अधिकारी आदि को कहा जाता था। महामात्र इस प्रकार के कार्य करते थे, न्याय के, सेना का नेतृत्व करने के, या फिर मंत्री होते थे वे लोग, ठीक है। बात करते हैं अन्य सभी की, शुल्काध्यक्ष और बलि साधक की। तो यह ऊपर नीचे करके दे दिया गया। देखिए शुल्काध्यक्ष या इसे एक अन्य नाम सौल्किक के नाम से बोला जाता था, ठीक है। यह चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी होता था और व्यापारियों से उनके माल पर चुंगी वसूल करता था, ठीक है। और बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो किसानों से फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूलते थे। कितना था देय हिस्सा, 1/6, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। दूसरा, वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। व्यवहार विधि यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड विधि यानी कि आईपीसी, ठीक है। बताना है आपको कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन इसमें सही है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय न्याय और विधि व्यवस्था का विकास हुआ था और जो भी न्याय या फिर जो भी व्यवहार विधि और दंड विधि थी वह वर्ण भेद के आधार पर ही निर्धारित की गई थी। मतलब जैसे ब्राह्मण हो गया तो उसको उसी जुर्म के लिए कम सज़ा, शूद्र हो गया तो उसको उसी जुर्म के लिए अत्यधिक कठोर सज़ा दी जाती थी। बस सिंपल इसको ऐसे समझिए कि वर्ण भेद होता था न्याय व्यवस्था में भी, ठीक है, चाहे वह व्यवहार विधि हो या फिर दंड विधि हो। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीकों का चलन। दूसरा, लोहे का व्यापक प्रयोग। तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। आपके पास ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, 1 और 2, डी 1, 2 और 3, 1 और 2 है ये, 3 नहीं, ठीक है। तो बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, तीसरा नहीं। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव उस काल में नहीं पड़ा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की बात हो रही, हम अपने यहाँ ही विकास सही से नहीं कर पाए थे तो दूसरी संस्कृतियों का क्या ही प्रभाव पड़ना है, ठीक है। बाकी दोनों के बारे में हमारी बहुत बार बात हो चुकी है, कृषि उपज के बारे में, लोहे के व्यापक प्रयोग के बारे में भी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर सीधा। तो आपको यहाँ बताना है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक कथन सही। गढ़ और संघ जब बन गया तो वहाँ पर एक राजा कैसे होगा? वहाँ पर जो है समूह में लोग राजा रहते थे, ठीक है, विभिन्न कुलों के लोग आपस में मिल करके एक गढ़ बनाते थे अथवा गणतंत्र या अथवा संघ बनाते थे, ठीक है। और इस समूह में कुछ लोग होते थे, जैसे कि मान लीजिए एक गढ़ में अगर 6 लोग हो गए या 6 कुलों के लोग हो गए, या फिर एक गढ़ में जो है वह 7 लोग हो गए, तो ये सातों के सातों को राजा कहा जाता था, ठीक है, या 6 को 6 को राजा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, और ग्रंथों के बारे में तो आपको पता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ कौन कौन से थे। तो बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं, कौन कौन से थे? अंगुतर निकाय और महावस्तु। और जैन ग्रंथ जो था वह था, कौन सा जैन ग्रंथ था भाई बताइए? अभी याद ही नहीं आ रहा है मुझे, चलिए बता दूंगा आपको फिर। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ महावस्तु थे, और जो है जैन ग्रंथ जो था वह था भगवती सूत्र, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ था वह था, मैं लिख देता हूँ, अंगुतर निकाय और महावस्तु। देखना पड़ा मुझे अचानक से, इतना लगातार बोलते रहे ना तो दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और जो जैन ग्रंथ था या जैन धर्म का जो ग्रंथ था भगवती सूत्र, उन सभी में जो है 16, इन सभी में जो है 16 महाजनपदों के बारे में बात की गई है, ठीक है। चल, तो नेक्स्ट, इस बारे में तो बात हो चुकी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा कहलाता था। भगवान महावीर और बुद्ध भी इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला, जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे। दूसरा, इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तीसरा, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। चौथा, शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना अवैध नहीं माना जाता था, ठीक है। यह एक वैध उपाय था धन को एकत्र करने का, ठीक है। चलिए देखिए, जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति बस जाती थी। इसका प्रयोग प्राकृतिक तथा संस्कृत दोनों में मिलता है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक भाषा के ग्रंथों और संस्कृत भाषा के ग्रंथों दोनों में देखने को मिलता है। कंफ्यूज मत किया करिए छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। देखिए, संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा किया गया कि जो शासक वर्ग होगा वह क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही होगा। ऐसी अपेक्षा की गई धर्मशास्त्रों के द्वारा, ठीक है। बाकी सभी के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? पहला, अच्छी उपज। दूसरा, लोहे की खदानें। तीसरा, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन। चौथा, जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता। सभी के सभी सही हैं, सभी के सभी के बारे में हमारी बातें हुई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो सबके बारे में बात भी हो चुकी है, तो फिर से बात करना टाइम को बेकार ही करना होगा। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी आपको चाहिए होगा तो आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप मत स्किप करते चलिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। दूसरा, नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न तो 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। जो लोहे के फाल वालों का हलों का प्रचलन था, लोहे के फालों का जो प्रचलन था या हलों का जो प्रचलन था, लोहे के हलों का जो प्रचलन था,
उनका उपयोग कुछ सीमित जगहों पर, संपूर्ण महाद्वीप में एक साथ नहीं मिला हमको। महाद्वीप में उसका प्रयोग सीमित रूप में देखने को मिला। जैसे आज आप सामान्यतः कर लीजिए ट्रैक्टर को, ठीक है, कुछ जगहों पर अभी भी आप जाएंगे, जैसे कि आप ट्रेन से जब सफ़र करेंगे महाराष्ट्र वगैरह की तरफ, तो वहाँ के कुछ क्षेत्रों को आप देखेंगे कि लोग अब भी वहाँ बैलों से ही जुताई कर रहे हैं, या फिर अपना जो कृषि संबंधी कार्य है वह बैलों के माध्यम से ही कर रहे हैं, ठीक है। वह गरीब ज़्यादा हैं, इस वजह से उपलब्धता तो है लेकिन वह उसे आसानी से पा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसी ही स्थिति उस समय कुछ हुआ करती होगी हलों के संदर्भ में भी, ठीक। तो हलों का प्रयोग जो था वह महाद्वीप के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, ठीक है। देखिए, पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हो पाया था, ठीक है। चलिए, उपज बढ़ाने का एक तरीका था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है, सिंचाई वाला दूसरा विकल्प आसान था। पहले पर थोड़ी देर रुक करके आप विचार किए होते तो आप आसानी से आंसर को कर ले जाते, ठीक है। प्रयोगों को लेकर के कभी भी कैसा भी प्रश्न आए ना, तो आप एक बार वर्तमान से उसे ज़रूर जोड़ करके देखिएगा। आप आसानी से उस प्रश्न को एक बार में तो हल कर ही लेंगे, नहीं एक बार में तो दूसरी बार में ज़रूर कर ले जाएंगे। यहाँ बताइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। दूसरा, धनी व्यापारियों को मसुत्थुअन और सतवाह तथा सतवाह कहा जाता था। तीसरा, मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, ये धनी व्यापारी के संदर्भ में अगर आप नहीं भी जानते होंगे तब भी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। यह इतना कठिन है कि यूपीएससी बस इतना आपसे वो करता है कि हाँ, हमको समझ है चीज़ों की, हम प्रश्न कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तमिल ग्रंथों में बोला गया मसुत्थुअन और सतवाह, ठीक है। तमिल भाषा में मसुत्थुअन बोला गया और प्राकृतिक भाषा में सतवाह बोला गया धनी व्यापारियों को। व्यापारिक मार्गों पर अगर सुरक्षा के बदले धन वसूल करने की बात करें तो हमने एक उसके अधिकारी के बारे में नाम पढ़ा था, बलि साधक के बारे में पढ़ा था, और यह भी पढ़ा था कि उसका बलि साधक के बारे में कह रहा हूँ, बलि साधक तो कृषि कर वसूलता था। एक अधिकारी के बारे में पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, शुल्काध्यक्ष के बारे में, जिसका काम था चुंगी कर को वसूल करना। तो चुंगी किसके द्वारा दी जाती थी या चुकाई जाती थी? व्यापारियों के द्वारा व्यापारिक मार्गों पर चुकाई जाती थी। तो पहला कथन तो वहाँ से सही हो गया, और तीसरा कथन आप आसानी से कर लेंगे। हम शुरू से ही मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियाँ समझ रहे हैं ना, इधर से उधर करते आए हैं, व्यापार के रूप में थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते होंगे। देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में नदी मार्गों तथा भूमध्य मार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। समुद्र तट के कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से पश्चिम एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गए थे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण एशिया तक, और अरब सागर से उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों तक हमारा व्यापार होता था, ठीक है। व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के बदले धन भी वसूला जाता था, और शासकों ने क्या किया, प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया, और यह युद्ध का कारण भी रहा। आगे चल करके और भी युद्धों को हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तमिल भाषा में मसुत्थुअन और प्राकृतिक भाषा में सतवाह और सेट्टी व्यापारी को कहा जाता था, ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों और कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पहुंचा देते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो लोग अपना ले जाते होंगे, जैसे भी ले जाते होंगे, हमको क्या करना है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ, धम्म। दूसरा, जैन धर्म में मठों की स्थापना के लिए बसादि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तीसरा, कैवल्य जैन धर्म में सर्वज्ञता की प्राप्ति है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने हेतु 8 सूत्री मार्ग है।
5वां, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से दूर रहना है। फिर से पढ़ देता हूँ, मध्य मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म में है और उसमें विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से दूर रहने की बात कही गई है। बताना है आपको कौन सा सही है। कूट है आपके पास ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 3 और 4 और डी 1 और 4। सही है नहीं, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। जो पहला कथन है और चौथा कथन है यह दोनों गलत दिया हुआ है, ठीक है। बाकी 2, 3, 4 यह सही है। जैन शब्द में मठों की स्थापना के लिए बसादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ज़्यादातर नहीं मिलता है कहीं भी पढ़ने को, ठीक है। कैवल्य का अर्थ जैन धर्म में सर्वज्ञता की प्राप्ति से होता है और जैन धर्म में ही मानव दुखों को दूर करने के लिए 8 सूत्री मार्ग बताया गया है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे जब धर्मों से संबंधित हमारी बात होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुखदा को देने वाला कौन है। ए पौधे, बी जानवर, सी नदी या फिर डी पशु। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आनंद, वनंद और सुखदा को देने वाला जो है वह है पशु, ठीक। सुत्त पिटक में पालतू जानवरों के संदर्भ में यह बात कही गई है। सुत्त पिटक किसका ग्रंथ है, तो यह बताइए आप लोग। नेक्स्ट, धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संदर्भ में इनमें से क्या गलत सुमेलित है, ठीक है। एक क्रम दिया हुआ है, बताइए आप लोग। एक तरफ राजा हैं या शासक वर्ग है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित धर्मों के बारे में बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे विकल्प दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी करिए वीडियो को पॉज करके। मुश्किल से 10 क्वेश्चन और लगभग बचे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 और 4 गलत है, ठीक है। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, जो कलिंग नरेश खारवेल था वह जैन धर्म का संरक्षक था, जबकि यहाँ बौद्ध धर्म दिया हुआ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य था, वह जैन हो गया था, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। गौड़ शासक नरेश जो था यह शशांक था, इसने तो बोधगया में वृक्ष ही कटवा दिया था, जो बोधि वृक्ष था बोधगया का, ठीक है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वह बौद्ध धर्म का हो, तो यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। वास्तव में यह एक शैव था, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग, यह भी बौद्ध धर्म का विरोधी था और इसने बौद्धों की हत्या भी करवाई थी और यह ब्राह्मण था, ठीक है। नेक्स्ट, हेलियोडोरस, यह भागवत धर्म का था या फिर भागवत धर्म से संबंधित था। इसने वासुदेव कृष्ण की एक शिलालेख भी या फिर वासुदेव की शिलालेख भी बनवाई थी, जिसे बेस नगर का गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। इसका निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। और उसमें उसने खुद को जो है वासुदेव कृष्ण का पुजारी भी कहा था। देखिए, वासुदेव कृष्ण को उसने उसमें भगवती का पुजारी कहा है, किसमें, बेस नगर के गरुड़ स्तंभ लेख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है, तो आसान होगा आपके लिए। ए मगध, बी बंचाल, सी गांधार, डी पुहार। तो सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुहार, ठीक है। जो महाजनपद थे उनमें कुछ प्रमुख महाजनपदों की बात करें तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार। इसके अलावा भी सभी के बारे में हमारी बातें हुई हैं। देखिए, पुहार महाजनपद नहीं था, यह दक्षिण भारत में चोल राजवंश का एक भाग था। 9 से 12 ईस्वी के बीच जो है वह चोल राजवंश के बारे में हम बात करेंगे जब 9 से 12 ईस्वी में चलेंगे। अभी तो हम -6 में चल रहे हैं, बहुत पीछे हैं। चलिए, यह विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था, जिसे पांडवों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका था। यह विद्रोह था ए चेर विद्रोह, बी कलभ्र विद्रोह, सी कदम्ब विद्रोह या फिर डी पश्चिमी गंग विद्रोह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कलभ विद्रोह उठा था दक्षिण भारत में। एक ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको जो है यह विद्रोह इतना बड़ा हो गया था कि इसको संयुक्त रूप से 3 राज्यों की सेनाओं ने या 3 शासक वर्गों ने मिल करके दबाया, पांड्य, पल्लव और बादामी,
ठीक है, खाने वाला बादाम नहीं, खा जाइए। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कलभ्रों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसका असर पल्लवों तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर भी पड़ा। कलभ्रों को दुष्ट राजा कहा गया है। उन्होंने अनेकानेक राजाओं को राजाओं को यहाँ दिया हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़िए कि उन्होंने यानी कि कलभ्रों ने कई जो है शासनों को उखाड़ फेंका या शासकों को उनकी राजगद्दी से हटा दिया और तमिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। बहुत सारे गांवों में ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मदेह अधिकारों को खत्म कर दिया गया कलभ्रों के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि जो कलभ्र थे वह संभवतः बौद्ध धर्म के थे और उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण भी किया था। ठीक है, कलभ्रों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि उसको पांड्यों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयासों से ही दबाया गया। अनुदान में दी गई भूमि पर ब्राह्मणों के अधिकार को खत्म करने के कारण खत्म करने वाले कलभ्रों के विरुद्ध इन राजाओं के एकजुट होने का अर्थ यह था कि वह विद्रोह दक्षिण भारत के तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था। ठीक है, कलभ्रों का विद्रोह किस वजह से उठा था? तो तात्कालीन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था। ठीक, होता क्या था कि ये लोग भूमि दान में दे देते थे और बेचारे जो अन्य वर्गों के लोग होते थे उनको पास भूमियों की कमी धीरे धीरे होती गई थी। इसे ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वीडियो पॉज करिए और बताइए जल्दी से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर केवल एक। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजगृह सही है, राजगृह या पाटलिपुत्र। ठीक, कोसल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। अंग की जो राजधानी थी वह थी चंपा। आइए नेक्स्ट बताइए। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, धातु मुद्रा का प्रचलन। दूसरा, आबादी में भारी वृद्धि। तीसरा, लकड़ी की बाड़बंदी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। जहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए आपको सीधे चले जाना है -6वीं सदी ईसा पूर्व में। अच्छा, प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए तो। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3 और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। धातु की मुद्रा का प्रचलन, तो चांदी के अपाहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, आबादी में भारी वृद्धि हो गई थी। अनाज और लोहे के प्रयोग के कारण आबादी में भारी वृद्धि हो गई थी। लकड़ी की बाड़बंदी की जाती थी। इसके अवशेष हमको मगध साम्राज्य में भी देखने को मिले हैं। खास करके जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था उसके संदर्भ में हम यह बात कह सकते हैं। इसको पहली सेड भी बोला जाता था या लकड़कोट भी बोला जाता था। लकड़ी के लकड़कोट या पहली सेड जो है हमको पटना से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मध्य गंगा के मैदान में ही लकड़ी की बाड़बंदी का यह प्रथम उदाहरण मिला है हमको, जो पटना क्षेत्र से मिला है। चलिए यहाँ बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में कुलीन वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह सरकार का एक स्वरूप है जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। दूसरा, महाजनपद गढ़ या संघ कुलीन वर्ग थे। तीसरा, महावीर और बुद्ध दोनों कुलीन वर्ग से संबंधित है। इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, महाजनपद गढ़ या संघ कुलीन वर्ग थे आप। और तीसरा यह है, आपके सामने विकल्प है, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 कथन सही है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कुलीन वर्ग सरकार के एक स्वरूप को संदर्भित करता था जहां पुरुषों के एक समूह द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सरकार का एक स्वरूप है जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मात्र कुलीन वर्ग तो कई थे, लेकिन उस कुलीन वर्ग के अंदर पुरुषों के एक छोटे से समूह के द्वारा जो है शासन किया जाता था। ठीक है, चलिए
उदाहरण के लिए रोमन गणराज्य, ठीक है। इनके नाम में गणराज्य होने के बावजूद यहाँ पर कुलीन वर्ग ही शासक था, ठीक है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप के मोड़ के रूप में माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? देखिए, यह प्रारंभिक राज्यों, शहरों, लोहे के बढ़ते उपयोग, सिक्के ढलाई आदि के विकास से जुड़ा हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पर इसके बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसके बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। देखिए, यद्यपि अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, कुछ को गढ़ या संघ के नाम से भी जाना जाता था जो कुलीन वर्ग से थे। यहाँ पर कई लोगों द्वारा शक्तियों को साझा किया जाता था और इन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। महावीर और बुद्ध दोनों ही ऐसे गढ़ों से जुड़े हुए थे। जरा कमेंट में बताइए कि महावीर और बुद्ध के कुलों का नाम क्या क्या था, किस किस कुल से ये लोग संबंधित थे। नेक्स्ट, गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, वह घर का प्रमुख होता था। दूसरा, इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों, जिनमें समृद्ध व्यापारी भी शामिल होते थे, की परिस्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जाता था। भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित या नियुक्त करता था। गृहपति के बारे में यह सारी बातें हुई हैं। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए, जो घर का प्रमुख होता था उसको ही गृहपति बोला जाता था और जाहिर सी बात है जो घर का प्रमुख होगा वह दासों आदि को रखेगा ताकि घर के कामों को करवाया जा सके, ठीक है। कभी कभी जो है समृद्ध व्यापारियों को भी गृहपति बोल दिया जाता था क्योंकि यह पुरुष की स्थिति के चिन्हक के रूप में वहाँ पर प्रयोग होता था, ठीक है। देखिए, गृहपति जो है घर के समस्त संसाधनों का स्वामी माना जाता था, जैसे भूमि, पशु या फिर जो भी वस्तुएं होती थी उनका मालिक माना जाता था, ठीक है। तो बस सिंपल है। नेक्स्ट, देखिए, अभिजात्य वर्गों के भीतर संस्थागत विकास एक स्थिर कृषि अर्थव्यवस्था का सुझाव देता है। स्रोतों में यह बताया गया कि अमीर गृहस्थ या गृहपति दासों को नियुक्त करते थे, मजदूरों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए किराए पर रखते थे। गृहपति का अस्तित्व भूमि के कुटुंब के स्वामित्व को तोड़ने और व्यक्तिगत जागीर के उद्भव का भी सुझाव देता था। मतलब जो भूमि था वह जागीर के रूप में उसका प्रयोग किया जाने लगा था या फिर जागीरदारी की प्रथा की शुरुआत के रूप में भी इसे माना जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में मत जानिए, ठीक है। सिंपल वही जानिए, घर के प्रमुख को गृहपति बोला जाता था। कभी कभी शहरी अभिजात्य वर्ग को भी गृहपति के रूप में बोल दिया जाता था, ठीक है। पुरुषों की स्थिति के चिन्हक के रूप में इसका प्रयोग होता था। इसके अलावा गृहपति जैसे आज के आपके पिताजी जो हैं वह घर में किसको रखना है किसको नहीं रखना है यह तय करते हैं, उसी समय वह गृहपति हुआ करता था, ठीक है। चलिए, घर का प्रमुख जो होता है। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास में राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में गण संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक राजतंत्री राज्य प्रणाली थी। दूसरा, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। तीसरा, गण संघ मध्य गंगा के मैदान में अवस्थित थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है ऑप्शन। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 2 और 3। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, गण संघ की बात हो गई तो यह जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की या फिर समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजतंत्रीय प्रणाली नहीं थी, यहाँ पर संघीय शासन होता था और संघ के सभी लोग अपने आप को राजा कहते थे। संघीय नहीं, सामूहिक शासन आप बोलिए। और समूह के जितने भी सदस्य होते थे वे स्वयं को राजा कहलवाते थे, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों ही गणतंत्री व्यवस्था से संबंधित थे या दोनों का जन्म जो है वह किसी एक न एक गणतंत्र में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज़, जो गण संघ थे वह मध्य गंगा के मैदानों में अवस्थित नहीं थे बल्कि यह नेपाल अथवा हिमालय की तलहटी में अवस्थित थे, ठीक है। देखिए, ये गणसंघ मध्य गंगा के मैदानों में मौजूद नहीं थे बल्कि सामान्यतया ये उसके परिधीय क्षेत्रों में मौजूद थे, जैसे कि हिमालय की तलहटी या आगे दक्षिण में या उत्तर पश्चिम में और कभी कभी उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित
मिले हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या कारण थे। पहला, नवोदित वैश्य वर्ग में वैदिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा, उपनिषदीय विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करना। तीसरा, नए नगरों का उदय एवं मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। और चौथा, लौह तकनीक का विकास। आपको कूट दिया गया है ए केवल 1, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4 और सबसे अंत में ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। उपनिषदीय विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि आलोचना की गई थी। और इस बारे में मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे के डिस्कशन में ही बहुत अच्छे से बताया है, और साथ ही साथ एक अलग से पूरा लेक्चर भी दिया है, ठीक है, उसे देख लेते तो अच्छा होता आप लोगों के लिए। फिलहाल देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय का कारण। अब यहाँ से हमारे अगले चैप्टर की भूमिका बनती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पहले धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय का कारण आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो जटिल वर्ण व्यवस्था एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन हो गया था। वर्ण व्यवस्था जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काफ़ी कठोर होती जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है, जिससे सामाजिक जीवन जो था वह तनावपूर्ण हो गया था, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। दूसरा, नई अर्थव्यवस्था का उदय, जिसमें कृषि में लौह तकनीक के प्रभावी उपयोग से अधिशेष की स्थिति में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिला। एक अन्य वर्ग आता है जब वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तो वह था वैश्य वर्ग, ठीक है, और इसको भी अब अधिकार चाहिए था। इसीलिए वैश्यों ने जो है बुद्ध, जैन, इन सभी धर्मों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी दिया था। नेक्स्ट, नए नगरों का उदय एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। तात्कालिक धार्मिक व्यवस्था जैसे कि बलि प्रधान यज्ञ, आडंबर, पुरोहितों का अनैतिक विलासतापूर्ण जीवन आदि के विरुद्ध बढ़ता असंतोष, वैश्य वर्ग ने अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया तथा नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। यहीं से ये चीज़ आती है, ठीक है। उपनिषदीय विचारधारा का उदय, जिसमें वैदिक कर्मकांडों एवं यज्ञों की निंदा की गई। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को फूटी नाव के समान बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद में यज्ञ को फूटी नाव के समान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। बी, यह सेना प्रमुखों को दी गई उपाधि थी। सी, यह संतों के ठहरने का स्थान था। और सबसे अंत में ऑप्शन डी कि यह सिर्फ महिलाओं का एक गांव था। सिंपल है, अग्रहार आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आज आप रोटी खाने जाते हैं तो कुछ रोटी आप गाय को दे देते हैं, तो उसी तरीके से उसे क्या बोला जाता है, अग्रासन बोला जाता है ना। पहले उनको दे दीजिए, उनको आसन बिठाइए, उनको खिला दीजिए। उसी प्रकार से यह अग्रहार था। तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार बोला जाता था, जिस पर आमतौर पर किसी प्रकार का राजस्व या देय राशि नहीं लगी होती थी, यानी वह बलि से मुक्त होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लें। पहले यहाँ विकल्पों में एक्सप्लेनेशन से भी देख लीजिए कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से इन बकायों को एकत्र करने का अधिकार भी दे दिया जाता था। कहने का अर्थ है कि जैसे यह भूमि दी गई तो यहाँ पहले से अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो ब्राह्मण इनसे राजस्व भी वसूल सकते थे, इस अग्रहार क्षेत्र में अगर वे लोग रहते और कृषि करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला, उसने काशी तथा वज्जी गणराज्य को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा, उसके मंत्री वत्सकार ने लिच्छवियों में फूट डालकर वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त की। तीसरा, इस युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग भी किया। आपको बताना है कि उपर्युक्त लक्षण किस राजा से संबंधित हैं। ए, बिंबसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयन अथवा डी, शिशुनाग। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु से यह सभी कथन संबंधित हैं। देखिए, अजातशत्रु जो है हर्यक कुल का शासक था। इसका शासनकाल 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का था।
अपने पिता की हत्या करके यह राजा बनता है। बाद में इसी कारण यानी कि सत्ता के कारण ही इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ, जिसमें उसने अपने कूटनीतिक मित्र या फिर मंत्री वस्कार या फिर वस्कस कहा गया है इसको कहीं कहीं पर, उसकी सहायता से लिच्छवियों पर विजय डाल दी थी। वस्कार ने लिच्छवी गणराज्य में जो है फूट डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसी युद्ध में यानी लिच्छवियों के खिलाफ ही युद्ध अजातशत्रु द्वारा लड़ा गया था, उसमें अजातशत्रु ने रथ मूसल और शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग भी किया था पहली बार। ठीक है, तो बस फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद।